Matter of immense pleasure that we have us with very respected our guest and having the lot of experience in the field of entrepreneurship. It is mentioned here that nowadays the government of India mainly focused to develop entrepreneurship, MSME, and startup in the various corner of the pan India. And as per the National Education Policy 2020, it is also emphasis on that education policy towards entrepreneurship development. Now we have us with very experienced Mr. Chandan Tiwari sir, people who basically call as a man with many duties. And yeah, that is quite true. He is founder and CEO at EDC India, mission director at Building Bharat, mentor, and different positions of various state government as well as government of India. He has trained more than 20,000 youths in their career, skill, and personalities. Additionally, we have mentored more than 250 startups during their early stage and helped them to have scalable growth, invested in 40 plus startups. He is passionate and enthusiastic in serial entrepreneur who is still learning. हमारे साथ इतने युवा जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए देश में जाने माने एक मेंटर हैं, एक मोटिवेटर हैं। सर, मैं आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति, कुल सचिव, अमरकंटक के इस धरती से जुड़े हुए जनजातीय समुदाय से युवा साथी सभी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं सर। आपने अपना इतना व्यस्ततम समय से हमें समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार भी है। और मैं निवेदन करूंगा कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय सर अभी शिक्षा में सामान्यतः पढ़ाते थे, तो जो मैकाले शिक्षा पद्धति थी, छात्रों में ये होता था कि हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमको सिर्फ नौकरी करनी है। सर, मैं आपको बताना चाहूँ, यदि 1000 बच्चों को लाइन से खड़ा करते थे, जब पूछा जाता था कि नौकरी कौन कौन कहाँ कहाँ करना चाहता था, तो 950 960 बच्चे मतलब ये बात के लिए कहते थे कि हमें नौकरी ही करना है। मतलब 2% 1% सोचते थे कि क्या करना है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो 0.5% ही रेशियो रहती थी। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जॉब की एक लिमिटेशन है कि पूरे भारत में ऑर्गेनाइज्ड और गैर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के देखें सर, तो कुल नौकरियां मात्र 5 करोड़ के आसपास है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सब मिला करके। और जो हमारे युवा साथी हैं जिनका 18 से 35 का उम्र का बीच का है, इनकी संख्या लगभग 30 प्लस सीआर है, करोड़ है, जिनको अभी जॉब की जरूरत है, मतलब आजीविका के लिए किसी साधन की जरूरत है। ऐसे में स्टार्टअप और एमएसएमई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में ये माना जा रहा है अभी भारत की पारिस्थितिकी तंत्र को देख के। और ऐसे में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आप जैसे मोटिवेटर, आप जैसे एक युवा साथी, आप जैसे एक उद्यमी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। और मैं आपसे आपका हृदय के अतल गहराइयों से स्वागत करते हुए इस मां नर्मदा की पवित्र नगरी से आपका अभिनंदन करते हुए आपको ये मंच समर्पित करता हूं कि आप युवाओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय श्री चंदन तिवारी सर। पहले तो विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद हम जैसे को बुलाने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काम करने के लिए। अमरकंटक से मेरा रिश्ता थोड़ा पुराना है। मैं 2018 में अमरकंटक में ट्रेनिंग के दौरान गया था। मैं नर्मदा माँ के चरणों को भी छू चुका हूँ और 10-12 दिन मैंने वहाँ के जंगलों में गुजारे भी हैं। अपने कुछ स्टार्टअप्स था एग्रीकल्चर फील्ड का, उसके चीजों को सीखने के दौरान। तो पहले सभी पूरी डिजायर टीम को जो काम करा रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स नॉट अबाउट मी एंड इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द नेशन, टू बिल्ड ए गुड नेशन जो अपने पैरों पे गर्व से खड़ा हो। ऑलरेडी हमारा देश गर्व से खड़ा है, उसे और अच्छा बनाना कहीं ना कहीं मायने रखता है।
मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं सब्जेक्ट पे आऊंगा ताकि आप भी थोड़ा एंजॉय करो, मैं भी ज्यादा बता सकूं। मैं कोई पीपीटी या कोई रिलेटेड वीडियो शेयर नहीं करूंगा, मुझे लगता है बात करना ज्यादा अच्छा होता है। तो जो भी है आप अनम्यूट करके बीच में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक फेलियर इज नॉट द एंड। ठीक है, ये बड़ा अजीब सा चीज है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी पहली स्टार्टअप क्लास 6 में की थी, यानी इन 2003 या 4 शायद। तो मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होता है जिसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। तो उस समय आप लोग भी करते होंगे, डोगा, नागराज, ध्रुव की कॉमिक्स आती थी। अभी के बहुत सारे बच्चे तो मतलब मोबाइल में पबजी में ही जी रहे हैं। हमारे समय कॉमिक्स एक जरिया होता था पढ़ने का और मनोरंजन करने का, और टीचर्स को बहुत नफरत होता था इन चीजों से। तो हम क्या करते थे, किताबों के बीच में कॉमिक्स छिपा के उसको रेंट पे मैं देता था, 50 पैसे लेता था एक दिन का दोस्तों से, मैं खरीद लूंगा। फिर उन 50 पैसों से जमा करे नए नए कॉमिक्स खरीदता था, रेंट पे चलाता था। फिर पापा को पता चल गया, हमारे क्लास टीचर ने बता दिया, फिर हमें जो धुनाई पड़ी आप समझ सकते हो। नॉर्मली मैं विद्या भारती का छात्र हूँ, आरएसएस की स्कूल से, तो आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ पिटाई एक अलग लेवल से मिलती है। तो वो जो दौर था काफी अलग था। लेकिन उस समय एक चीज लाइफ में समझ में आ गई थी कि नौकरी नहीं करना। ये क्लास 6 में मेरा दिमाग क्लियर था कि मुझे जॉब नहीं करना। मैंने अपने सामने अपने चाचा जी को देखा था, सुबह 10 बजे भाग जाते थे, शाम के 7 बजे आते थे। कई बार खाना खाते थे तो फोन आता तो खड़े हो जाते थे। पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट। तो मुझे लगता था ये काम तो नहीं करनी है, लाइफ में सुकून चाहिए। बट सच बताऊं तो अधिकतर लोग आते कहते एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सुकून है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अपनी कंपनी स्टेबल करने में सबसे ज्यादा दर्द होता है। अच्छे एम्प्लॉय का नाम मिलना, बार बार परेशान रहना, टीम की वैल्यूज कम हो जाना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फेलियर की ओर खींचती हैं। देन आई स्टार्ट माय फर्स्ट स्टार्टअप इन 2012। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। आज हम स्टार्टअप इंडिया को जानते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स को जानते हैं, और हम इंजॉय करते हैं। आपको एडब्ल्यूएस की होस्टिंग मिल जाती है, एमएसएमई का फंड मिल जाता है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट से मिल जाती है। बट इन रियलिटी 2012 में ऐसा कुछ नहीं था। हम एक स्टार्टअप्स होते थे और हमें खुद नहीं पता था हम स्टार्टअप है। तो हमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था खुद को डीआईपीपी बताने के लिए, खुद के सर्टिफिकेशन के लिए। और ऐसा कोई स्टार्टअप इंडिया का प्लेटफॉर्म भी नहीं था। और दैट्स द पार्ट, हमने 2012 में स्टार्ट किया, 1 साल 2 साल निकल गया तो पता चला कि ये आइडिया नहीं चलेगा। आज मेंटोर्स हैं, द बेस्ट पार्ट के प्रोफेसर है जो सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। हमारे समय ऐसा नहीं था, बी फ्रैंक में ओपन हूँ, हमारे समय बहुत कम प्रोफेसर थे, 100 में एक जो सपोर्ट करते थे, बाकी सबका यही था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो बड़ा स्ट्रगल होता था इन 2012 जब स्टार्टअप किया, एक अच्छे से चीजों को समझ के बिजनेस स्टार्ट किया, तो लाइफ में ये समझ में आया कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड बड़ा जिस तरीके से बोलना मुश्किल होता है ना, कई लोग स्टार्टिंग में एंटरप्रेन्योरशिप बोल नहीं पाते, बड़ा समय लग जाता है इस वर्ड को याद करना, इसकी स्पेलिंग उससे ज्यादा। सेम यही कंडीशन होती है जब आप स्टार्टअप करते हो। ठीक है, तो मैं कई बार यूथ से भी कहता हूँ, जो भी सुन रहे हैं, अगर प्लान कर रहे हो स्टार्टअप में आने का, तो ये समझो ब्लड मांगती है आपके स्टार्टिंग का 3 साल टूवर्ड्स 100% डेडिकेशन ऑन योर वेंचर। आपको 100% डेडिकेटेड होना होगा अपने वेंचर के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम सोचते हैं स्टार्टअप करने के बारे में, तो आपको हमेशा सोचना है कि पहले जब आप बचपन में टिफिन चोरियां करते थे, लगभग जितने लोग सुन रहे हैं या अभी जो इतने लोग मैं देख भी पा रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको याद होगा तो हम बचपन में टिफिन बहुत चोरी करते थे, क्लास 6 में, 7 में, 8 में। आप अपने फेलियर को वहां से याद करिए। हमारा शर्त लगता था कि टीचर के देखने से पहले हम टिफिन खा लेंगे, और हम कर लेते थे। जी विकास जी कुछ कह रहे थे आप? आप म्यूट है विकास जी। नहीं सर, कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए सर जी। तो बचपन में ना हम टिफिन चोरियां बहुत करते थे। क्लास टीचर के खाने से देखने से पहले पीछे हमारी टिफिन खत्म हो जाती। लेकिन आप उस चीज को याद करिए, क्लास 6, 7, 8, 3 साल जब हमारे लाइफ में कंपटीशन नहीं था, हमें ये नहीं पता था कि क्लास 10th का हडल पास करोगे तो लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। पूरे क्लास के 40 लोग हमारे दोस्त होते थे। हर दोस्तों को पता होता था कि टिफिन किसका स्मेल कर रहा है, कौन है जो टिफिन खा रहा है। ठीक है, लेकिन हम एक ग्रुप हुआ करते थे, हम एक्सप्लोर करते थे चीजों को, जिसकी बैट उसी की बैटिंग, मिलके खेलने जाते थे। एक पूरा क्लास दोस्त होता था। फिर हमारे दिमाग में कीड़ा आया कंपटीशन का, क्लास 10th नहीं पास करोगे करियर खत्म हो जाएगा, क्लास 10th इज इम्पोर्टेंट, सब कुछ है, क्लास 10th के बिना कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है।
इस चक्कर में क्या हुआ, जो हमारा दोस्तों का ग्रुप था जो 40 का था वो धीरे धीरे कम होने लगा। आप याद करो क्लास 8 में, 6 में, 5 में, 4 में हमारे दोस्तों का नंबर बहुत ज्यादा हुआ करता था, जो बाद में घटते 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 क्लास 10 आते आते 15 का या 20 का बचा हुआ मुश्किल से, कई का तो 10 का बचा। और आज के समय जो लोग सोशल मीडिया में बिजी हैं उनका अभी से ही 5-7 का ग्रुप है। और आज आप जब कॉलेज में हैं, द बेस्ट पार्ट ऑफ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तब भी आप मुड़ के देखिएगा आपका वो नेटवर्क मुश्किल से 5 या 7 दोस्तों का हुआ, 5-7, बस इतने ही लोग हैं जिनको आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पा रहे हो, जिनसे बातें कर पा रहे हो। कहने को हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, और यहीं से शुरू होती है आपके अंदर की एक बड़ी प्रॉब्लम को कह सकते हैं, या फिर वो जो फेलियर का बड़ा रीजन बनता है, क्योंकि हम सोसाइटी से और नेटवर्क से कट जाते हैं, और जब हम कट जाते हैं तो हम एक्सप्लोर नहीं करते चीजों को। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है स्टार्टअप्स के साथ, और नॉट फॉर स्टार्टअप, फॉर यूथ के साथ। फिर हम फेल होते हैं। फेल होने का रीजन ये नहीं होता है कि हमने ट्राई नहीं किया, फेल होने का बड़ा रीजन एक होता है नेटवर्क ना होना। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं मेरा, मैं आज के डेट पे 15 स्टेट्स के 15 स्टेट्स के गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। 750 इन्वेस्टर्स है मेरे साथ, 750 इन्वेस्टर्स जो एक्टिव है। अगर मुझे लगा कि किसी स्टार्टअप को, मैं वेंचर को स्टार्ट करना चाहता हूँ और पैसा चाहिए, मेरे पास खुद का इतना बड़ा नेटवर्क है कि मैं उठा लूंगा। एंड यू फॉलो द रूल। मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे कि धंधा करना है तो एक चीज याद रखो, लोगों से 100 रुपए मत मांगो, 1 रुपए मांगो, लेकिन वो 1 रुपए मांगने वाला बेस कम से कम 1 करोड़ लोगों का होना चाहिए। मैं हर रोज 1 करोड़ लोगों से 1 रुपए लूंगा तो मैं 1 करोड़ का धंधा डेली करूंगा। ठीक है, हमेशा नंबर्स पे फोकस करो और अपनी क्वालिटी बनाए रखो। सेम पार्ट आता है हमारे फेलियर और स्टार्टअप्स के साथ। आप अगर सुन भी रहे हो ना इस चीज को, आप एक चीज समझो, आज से अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करो। आज के समय सबसे ज्यादा जो ईगो है ना स्टूडेंट्स में, वो इस बात का है कि मैं बीटेक का हूं, मैं एमटेक का हूं, मैं बीए का हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं। ये नहीं होना चाहिए। बिल्ड योर नेटवर्क। मैं भी बीटेक का स्टूडेंट था, ठीक है, और मैं आईटी फेज, मैं आर्ट्स का सारा सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा पढ़ता था। मैं रामायण 2-3 तरीके का पढ़ा, ठीक है, मुझे हर रामायण में कुछ कुछ अलग मिला। वाल्मीकि रामायण थोड़ा अलग मिला, साउथ के एक राइटर है उनकी रामायण में कुछ और अलग मिला मुझे। ठीक है, मैं अलग अलग किताबें पढ़ता रहा, कई राइटर्स को बार बार पढ़ा। ऐसा नहीं कि मुझे शौक था, मैं तो इंजीनियरिंग का काम करता है, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, मैं क्यों दूसरा पढ़ता। बिल्ड माई नेटवर्क, बिल्ड माई कंटेंट्स। मुझे कितना ज्यादा कंटेंट चाहिए मेरे खुद के लिए। अगर मुझे 1 घंटा लेक्चर देना है, 2 घंटे देना, 3 घंटा, मुझे कंटेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उतना पढ़ा है कि मैं बोल सकता हूँ। मैं उतने लोगों से दिन भर मिलता हूँ कि मैं नई नई चीजें बता सकता हूँ। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर जर्नी। आपको शुरुआत आज स्टार्टिंग से बम फोड़ने से नहीं करनी कि हाँ एकदम चले, आज ही सर ने बोला, आज एकदम हम मोटिवेट हो गए, डिजायर इवेंट में हमने खूब सारे एंटरप्रेन्योर्स को देख लिया, अब कल हम बिजनेस करने बैठ जाए। और यही से शुरू होती है फेलियर्स की पार्ट। एक चीज समझिए, जब आप बिजनेस करना सोचते हैं, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेटवर्किंग। आप कितने लोगों से कनेक्ट हैं, कितने ज्यादा लोगों से वो जानते हैं, एंड देन एनालाइज द प्रॉब्लम। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं सिर्फ विकास जी से, आपके डिन ऑफ साइंस के स्टूडेंट हैं, बहुत लोग हैं, इन्हीं 25 लोगों को सिर्फ जानता हूं, तो मैं सिर्फ इन 25 लोगों के हिसाब से कोई प्रोडक्ट डिजाइन करूंगा और वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारूंगा। हो सकता है इन 25 में से 10 को पसंद आए, लेकिन अगर मुझे कुछ बनाना है और मैं अमरकंटक में जाके वहां के सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है सबसे मिला, सबसे जाना कि क्या प्रोडक्ट सही है नहीं है, टू बिल्ड माई प्रोटोटाइप, तो मुझे वो जानकारियां मिलेंगी जो मुझे अच्छा बनाएंगी, जो मेरे प्रोडक्ट को अच्छा बनाएंगे। तो ये लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा। अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं कोई भी नेटवर्क या कुछ भी एक बड़े लेवल पे, तो सबसे पहले जो बिल्ड करना है आपको, वो करना है खुद का एक नेटवर्क, जिससे आप इजिली काम कर सको, जिससे आप इजिली डिसाइड कर सको कि हमें बनाना क्या है। एंड यही से शुरू होती है आपके, कहते हैं ना, सक्सेस होने का सफर। मैं आजकल के 2-3 चीजें देखा हूं, पिछले कुछ टाइम से बता रहा हूं, बहुत सारे फाउंडर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बार भी फेल होते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, कानपुर का ही है, एक स्टूडेंट था, उसका स्टार्टअप फेल हो गया। दे टेक अ लॉट्स ऑफ लोन, अपने से, दोस्तों से, जान पहचान से लोन लिए, सिर्फ 20 लाख का, ठीक है, टोटल। और वो लोग उसे बार बार पैसे के लिए तगादा करने लगे, दे ऑल टाइम्स कॉल, मेरा पैसा वापस करो यार, 3 महीना बोला था, 6 महीना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, XYZ। बंदे ने रात को ट्राई टू अटेम्प्ट सुसाइड। ठीक है, क्या होता है इसके बाद?
आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, आप मर जाते हैं, लेकिन आपके पीछे आपकी फैमिली का क्या होता है? क्या आपके लाइफ की कीमत सिर्फ 20 लाख या 40 लाख का फंड है? क्या आपके प्रोडक्ट में इतना दम नहीं था जो उसको 20 लाख ला के सके? या आपकी वैल्यू सिर्फ 20 लाख रुपए? एक इंसान की वैल्यू सिर्फ 20 लाख नहीं हो सकती है ना। हम वो है जो यूनिकॉर्न्स बनाते हैं, हम वो है जो हजारों करोड़ अरबों करोड़ की कंपनियां बना देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश के पीएम आते हैं और कहते हैं हम ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। वो अपने दम पे नहीं कहते, वो खुद नहीं बना सकते। उन्हें पता है इस देश के बैठे जो लोग हैं वो बनाएंगे। चाहे वो एक छोटा सा बिजनेस करे, सिर्फ 1 लाख की बनाए, लेकिन अगर 100 करोड़ लोग 1-1 लाख का बिजनेस बना दे तो कितना बड़ा बिजनेस बन जाए। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरीवन। अधिकतर स्टार्टअप्स को लगता है कि फेल होने का रीजन सिर्फ फंडिंग है, उनको फंड नहीं मिलता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, आपको जितना फंड चाहिए, जितना फंड मैं कह रहा हूं मतलब 0 रुपीज टू लेके 100 करोड़ तक की फंडिंग हम आपको दिलाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके आइडिया और आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए जो आपको फेलियर से निकाल के लाए। देन यू बिल्ड योर प्रोडक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू बिल्ड योर नेटवर्क। आप अगर सिर्फ 5 लोगों को जानेंगे तो आपको यही ख्याल आएगा कि बिजनेस बर्बाद हो गया। उस लड़के ने 1 महीने पहले ट्राई किया था सुसाइड करने का 20 लाख के लिए। लास्ट 1 मंथ में उसने 2 लाख का बिजनेस कर लिया। द प्रॉब्लम क्या था? वो लोगों से कनेक्ट नहीं था। अगर मैं सिंपल सा मैं कनेक्ट हूँ 4 यूनिवर्सिटी से, 5 यूनिवर्सिटी से, और मुझे लगता है कि नहीं यार एंटरप्रेन्योरशिप में ना कुछ नया आना चाहिए, डिजाइन थिंकिंग स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। मैं अगर बात किया विकास जी, मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट डिजाइन थिंकिंग सीखे, एक बार उनका 1 दिन का वर्कशॉप डिजाइन थिंकिंग का करते हैं। विकास जी हो सकता है बिजी शेड्यूल हो, बोले चंदन जी अभी एग्जाम है लेकिन नेक्स्ट मंथ हम जरूर इस पे ट्राई करेंगे। और वहां से शुरू होती है जर्नी। अगर मेरे पास नेटवर्क ही नहीं है, और ऐसा नहीं कि मैं विकास जी को बहुत पहले से जानता हूँ, हम एक लिंक्डइन पे बस दोस्त हैं, हो सकता है लिंक्डइन पे बस कनेक्ट है, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ कनेक्शन। हम पूरा कनेक्शन यूज करते हैं। मैं भी पूरा, अगर लिंक्डइन पे किसी को मैसेज डालना है, बात करना, हम पूरा यूज करते हैं। लेकिन हाँ, हम इंस्टा और फेसबुक पे नहीं है थोड़े से हम ऐसी जगह पे जहाँ काम हो रहा है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिल्ड योर नेटवर्क, डिजाइन योर आइडिया। कहते हैं ना, डिजाइन योर आइडिया विथ योर पैशन, गिव योर 100% ऑन योर वेंचर। हम कुछ भी डिजाइन करते हैं ना, हमें अपना पूरा पैशन लगाना चाहिए। हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उसका क्या फायदा होता है। ऑलवेज आस्क। मैं एक थ्योरी लिखा देता हूँ आपको, आपको बहुत काम आएगा, कि किसी एमबीए की बुक में नहीं मिलेगा, किसी मार्केटिंग की बुक में नहीं मिलेगा। अगर आप पेन पेपर लेके रखे हो तो लिख लो। नॉर्मली मैं भी इस थ्योरी को फॉलो करता हूँ। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैं 2 बार बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार बैंकक्रप्ट हुआ हूँ। मैंने खुद के सर्वाइवल के लिए रैपिडो बाइक चलाई है, टैक्सी जो चलाते हैं ना बाइक, वो चलाई है। एंड आज मेरा खुद का, अगर मैं बोलूं, अगर मैं मेरी कंपनी कुछ भी नहीं करती है ना, जब हम कुछ भी नहीं करते तब भी हम 5-7 करोड़ की फंड डील करते हैं रोज। जब कुछ नहीं करते हैं तब, मतलब आज एम्प्लॉय छुट्टी मार रहे हैं, मजा मार, तभी हम 5-7 करोड़ का डील बना के बैठते हैं, ठीक है। तो ये जो सफर था ना, ये बड़ा अजीब सा निकला। तो एक थ्योरी है जो एंटरप्रेन्योर्स को समझनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं लाइफ में सबके प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैंने इस थ्योरी का नाम दिया आंसर थ्योरी। बेसिकली ये थ्योरी का कुछ पार्ट जो है वो स्टीव जॉब्स की थ्योरी से भी ली गई है। तो वी कॉल आंसर थ्योरी। तो आप इसको लिखिएगा, ऊपर ए, उसके नीचे एन लिखिएगा, साथ में मत लिखिएगा। यू राइट डाउन वर्ड्स ऑफ ANSWER, द बेस्ट थ्योरी फॉर एंटरप्रेन्योर्स है। तो ए का मतलब होता है ऑडियंस, यानी जो आपकी बात को सुन रही है, जो आपके प्रोडक्ट को समझेगी या आपके प्रोडक्ट को खरीदेगी, ठीक है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, आपको 2 एग्जांपल से समझाता हूं। एक कंपनी है बायजूस, ठीक है। अब बायजूस को अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है, मैं किसी की अच्छाई बुरा नहीं कर रहा हूं, जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एक कंपनी है बायजूस, अगर बायजूस को अपना प्रोडक्ट बेचना है स्कूल वाला, वो क्लास 5 के स्कूल में जाके बच्चों को खूब सारा लेक्चर ले, क्या बच्चा प्रोडक्ट खरीद सकता है? क्या वो उसका करेक्ट ऑडियंस है? नहीं। बच्चे को बहुत नहीं पता प्रोडक्ट के बारे में, उसके डिसीजन मेकर्स उसके मम्मी पापा है। यानी प्रोडक्ट कहाँ पिच करना, आपकी ऑडियंस कौन हुई? उसके मम्मी पापा या फिर उसके टीचर जो उसको प्रोडक्ट खरीदेंगे। सेम अगर हम ज़ारा या फिर कोई कपड़े की दुकान है, हमारा कस्टमर क्या यूथ है जो डायरेक्ट हम तक आएगा सामान खरीदने, जो हमसे डिसाइड करेगा। यानी नो योर ऑडियंस। इफ यू डिजाइन अ मार्केट टू नो योर ऑडियंस, कि एग्जैक्ट आप किसको टारगेट कर रहे हो। तो आंसर थ्योरी का पहला ए का फुल फॉर्म होता है ऑडियंस। जो दूसरा है एन, एन का मतलब होता है नीड। अगर आपने कुछ डिजाइन किया तो उसकी नीड क्या है। अगर यूनिवर्सिटी है तो उसकी नीड क्या है,
यूनिवर्सिटी नीड अच्छा स्टूडेंट, अच्छा स्कोप। हमें यूनिवर्सिटी नीड क्यों? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो एक यूनिवर्सिटी की नीड क्या है? अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, नॉर्मली हम एक मोबाइल डिजाइन करते हैं, मोबाइल की नीड क्या है? हमें मोबाइल, किसी को मोबाइल क्यों खरीदना होगा? उसकी नीड असेसमेंट करना। देन एस, अब हमने ऑडियंस देख लिया, हमारा मान लीजिए एक ऑडियंस मानते हैं 20 से 40 साल का एज का बंदा हो गया। N4 हमने उसकी नीड देखी कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जिसे वो कान में लगा के दिन भर बात कर सके और किसी को पता भी ना चले। ठीक है, तो फिर हमने क्या सॉल्यूशन निकाला? S फॉर सॉल्यूशन, यानी हमने क्या प्रोडक्ट डिजाइन किया उसके। ठीक है, जो एस है दे कम विद द सॉल्यूशंस, कि हाँ हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया उनके लिए कि ये भैया आपकी प्रॉब्लम, आप, हमने देखा हमारी ऑडियंस जिनकी एज इतने से इतने साल है, एक चश्मा का एड समझ लीजिए कि हमने देखा जो हमारी ऑडियंस है जिनकी एज 50 से 60 साल है, उनको 50 साल की एज में आते आते देखने की प्रॉब्लम होती है। उनकी नीड क्या है? देखने की प्रॉब्लम हो रही है ऑडियंस को हमारे, तो हमने उनकी नीड देखी, उन्हें चश्मे की या फिर लेंस की जरूरत है। तो हमने सॉल्यूशन क्या निकाला? हम चश्मा या लेंस बनाएंगे, एक ऐसा लेंस। अब हो गया, लेंस तो आ गया, बना तो दिया। अब इसके बाद आता है W, वाई, वाट, व्हेन, क्यों। कोई हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? कोई हमारा प्रोडक्ट कब खरीदेगा? कोई हमारा प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा? हम क्यों दूसरों से अच्छे हैं? ठीक है, यहां हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में एक वर्ड जुड़ता है, वाई, क्यों खरीदेगा? तो हम मार्केट में सस्ते होंगे, बजट फ्रेंडली होंगे, हम मार्केट में इनोवेटिव होंगे, थोड़े अलग होंगे, हम मार्केट में लेंस के साथ आपको वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटीज दे रहे हैं, 6 मंथ के लिए फ्री दे रहे हैं या फ्री आई चेकअप दे रहे हैं। हमें कब खरीदेगा? जब वो बीमार होगा तब खरीदेगा, मार्केट से अच्छे रेट में होगा तब खरीदेगा। तो जो आंसर का W पार्ट आता है दैट्स फ्रॉम वाई। अब इसके बाद आता है ई। ई को समझने के लिए आपको खुद को समझना होगा। ई की बात करते हैं। अब चंदन को सर ने बुलाया, विकास जी ने बोला कि चंदन जी आपको आना है, हमारे यहाँ डिजायर का एक प्रोग्राम चल रहा है। अगर चंदन को विकास जी को बुलाना है तो चंदन को विकास जी ने भेज दिया, लेकिन विकास जी को कैसे पता चंदन ने सच बोला कि नहीं अपने प्रोफाइल के बारे में? हो सकता है चंदन फेकू पर्सन हो, झूठ बोल रहा हो। बहुत सारे मार्केट में घूम रहे हैं ऐसे मेंटोर बन के, हो सकता है ना झूठ बोल रहा हो चंदन। ई फॉर एविडेंस, कैसे भरोसा करें चंदन सच बोलता है? अब मान लो आप भी एक स्टार्टअप हो, सिंपल सा, आप सभी सुन रहे हैं, आप एक स्टार्टअप है, आप एक शहर में गए, आपने कहा कि हम चाहते हैं हम एक ऐसा ग्लास बनाए जो आपको आंख देखने की मदद करे, ये करे वो करे, बदले में आपसे 100 रुपए चार्ज करेंगे। लोग बोलेंगे भैया लेंसकार्ट है, टाइटन आई कैपिटल है, सॉरी टाइटन आई है, इतनी कंपनियां पहले से बड़ी हुई है, हम आपका चश्मा क्यों लें? हम ब्रांडेड कंपनी लेंगे। तो दैट्स द पार्ट ऑफ एविडेंस। मेरा एविडेंस क्या है? आप स्टार्टअप इंडिया की प्रोफाइल पे चले जाओ, मैं मिलूंगा। गवर्नमेंट ऑफ यूपी की प्रोफाइल पे चले जाओ, मैं मिलूंगा। तो वहां बकायदा फोटो के साथ दिख रहा हूँ, तो समझ में आता नहीं ये बंदा वही है। दूसरा, मेरे लिंक्डइन पे चेक करें तो कंटिन्यू मिलेंगे, कोई ना कोई कॉलेज में लेक्चर सेशन XYZ सब कुछ हो रहा है। तो दैट्स ऑफ माय एविडेंस। मेरे स्टार्टअप मेरे एविडेंस है। आप मुड़ के देखोगे मेरे 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, 40 से ज्यादा कंपनी की वैल्यू आज के समय 250 करोड़ से ऊपर है जो मार्केट में सक्सेस काम कर रहे हैं, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एविडेंस। ठीक है, अब जैसे आप स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट सेम प्रॉब्लम बोलते हैं जब वो स्टार्टअप करते हैं, सर लोग हम पे भरोसा नहीं करते, स्टार्टअप्स हम पे भरोसा नहीं करते। मार्केट में जाते हैं, लोग बोलते हैं फेक कंपनी है, फर्जी है, हमने इसका नाम कभी नहीं सुना। स्टार्टअप को चैलेंज आता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी स्वीडिश करके, स्वीडिश सिर्फ इसलिए फेल हो गई क्योंकि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थी, बट वो लोगों को भरोसा नहीं दिला पाई कि हम मार्केट में स्टार्टअप है और रहे हैं। लोगों को लगा फ्लिपकार्ट अमेजोन ये अच्छी कंपनियां, बाकी नई कंपनियां फ्रॉड होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ई कॉमर्स के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड किया, लोगों का पैसा ले लिया, ऑर्डर डिलीवर नहीं वाला। एक फोन आया था 251, 250 रुपए में फोन ऑर्डर कर सकते थे आप, बाद में पता चला लोगों से पैसा भी ले लिया और फोन फर्जी निकला। ऐसे कंपनी को जगह क्या होता है, हम या आप या आपका कॉलेज जैसा, दे बिल्ड एविडेंस, यानी वो बताता है कि यू आर इंक्यूबेटेड इन आवर कॉलेजेस, मतलब ये बच्चा फर्जी नहीं है, ये हमारा स्टूडेंट है, ये हमारे यहाँ इंक्यूबेटेड है। आप देखते हैं अधिकतर कंपनियां जो स्टार्टअप अर्ली स्टेज में लिखती है इंक्यूबेटेड एट दिस, जिस जगह भी वो इंक्यूबेटेड अपना नाम जरूर डालते हैं। दैट्स द पार्ट टू क्रिएट एविडेंस। हमारा पहला एविडेंस याद रखना, कस्टमर बहुत कम होता है। वो इसलिए कम होता है क्योंकि हम स्टार्टअप में नए होते हैं, हो सकता है कि मुझे मेरे जानने वाले 4 लोग एविडेंस बना लें, तो लेकिन पहले क्या है, जब आप आइडिएशन स्टेज पर अपने कॉलेज के पास जाके कहते हैं कि हमको इंक्यूबेट होना है,
हमें अपने आइडियाज को आपके सेंटर से स्टार्ट करना है। एंड दैट्स द पार्ट कॉलेज आपका बोर्ड लगाती है, अपने वेबसाइट पे डालती है कि हाँ भैया ये बच्चा हमारा इंक्यूबेटेड, यानी इस बच्चे के स्टार्टअप आइडिया को हमने चेक किया है। सेम आगे चल के जो ई होता है वो कस्टमर होते हैं आपके, एविडेंस बनाते हैं कि नहीं हमने प्रोडक्ट यूज किया, आप करके देखो। एंड देन द लास्ट आर, आंसर का लास्ट वर्ड जो आता है आर। आर को दो तरीके से समझिए। आर इज ए रिमार्केबल, यानी जब लोग आपको रिमार्क करना शुरू, जब लोग आपको रेफर करना शुरू करें। जैसे रिमार्क का सबसे एग्जांपल समझिए आप, जब अब एक कांतारा मूवी आई थी, जो भी देखने गया देख के आके बोला यार बहुत अच्छी मूवी, जाके देखो। क्या कांतारा ने आपको पैसे दिए थे मार्केटिंग के? नहीं दिए थे ना। बट उनकी प्रोडक्ट लाइन, उनका स्टोरी लाइन, उनकी मूवीज इतनी अच्छी थी कि लोगों को अच्छा लगा। दैट्स द पार्ट ऑफ रिमार्केबल, यानी जब लोग आपको खुद से रिमार्क करें। आप भी याद करो, कोई अच्छी मूवी देख के आए होंगे, आप लोगों को बता दें यार बड़ी अच्छी मूवी देख के आना है, या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा के आए, लोगों ने बात किया। ऐसा नहीं कि उस रेस्टोरेंट वालों ने या उस मूवी वालों ने आपको फोन किया, हाँ सर आपने फिल्म देख ली, आपको अच्छा लगा, थोड़ा अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। आप खुद आके बोलते हो, यानी आपका प्रोडक्ट लाइन, आपकी कस्टमर डीलिंग लाइन, आपकी क्वालिटी लाइन वो उस लेवल पे हो कि लोग उसको रिमार्क करें, लोग उसको समझें और लोग उसको शेयर करना शुरू करें। जस्ट हम भी कोई फेसबुक पे अच्छी एड देखते हैं, इंस्टा पे शेयर कर देते हैं लोग, लिंक्डइन पे कोई अच्छा पोस्ट देखते हैं, शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड दिस द थ्योरी, आंसर इसी को हम बोलते हैं आंसर थ्योरी। नॉर्मली ये थ्योरीज बनती हैं डिजाइन थिंकिंग पे, हम इस पे बाद में बात करेंगे कभी, क्योंकि अभी सब्जेक्ट कुछ अलग है। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ यू प्लान टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, फेलियर आएगा, लेकिन याद रखिएगा सक्सेस भी तभी आएगा। जो इंसान कहता है ना कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, ये मान लो उसने कभी ट्राई नहीं किया। जिंदगी में जो ट्राई नहीं करेगा ना वो कभी फेल नहीं होगा। अगर आपके साथ फेलियर का धब्बा लगाया ना तो प्राउडली बोलो कि मैंने ट्राई किया। आज बताऊं मैं ईडीसी, अभी हमने ईडीसी में अप्रोक्स MIT WPO है, उसको 26 करोड़ का फंडिंग करा। LPU में भी हम 1 करोड़ की फंडिंग करने जा रहे हैं। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को बहुत सारी फंडिंग करी। ठीक है, जब हम मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास 10 रुपए नहीं थे, मैं रेपिडो चला रहा था अपनी कंपनी को बचा लेने के लिए। ठीक है, अगर मैं उस समय कहता लाइफ बेकार, उस समय मुझे अच्छे खासे जॉब के ऑफर थे, अच्छे खासे इंक्यूबेशन सेंटर्स जो गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट भी हैं। AICs ने मुझे CEO पोस्ट ऑफर कर दिया कि आप आ जाओ। बट ऐसा नहीं कि मुझे जाना था, मुझे अपनी खुद की बिल्ड करनी थी। फेलियर का प्राउड है, और ये वही ले सकता है जिसने ट्राई किया है। या आप जितने लोग सुन रहे हैं, आपके जितने प्रोफेसर बैठे, आप किसी से पूछ लीजिएगा, क्या ये डायरेक्ट प्रोफेसर बन गए? क्या सो के उठे आए, बोले सर प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटी बोला हाँ आ जाओ, हम तो तुम्हारे लिए बैठे थे, ले लो प्रोफेसर किसी। न जाने कितनी बार फेल की हुए होंगे, न जाने कितनी बार PhD का रिसर्च पेपर डाला होगा, कितनी बार खुद के पेपर में डाउट हो गया होगा कि यार मैं लिख रहा हूँ सही है कि नहीं, मैं थीसिस बना रहा हूँ ये सही है कि नहीं। कई बार खुद से सवाल हुए होंगे। याद रखिएगा, दुनिया का फेलियर छोटा होता है, खुद का फेलियर बहुत बड़ा होता है। जब आप खुद से सवाल करते हो ना कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सही बनाया, ये सवाल आपको सोने नहीं देगा रात रात भर। और यही है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, शुरुआत होती है जब आप खुद से सवाल करना शुरू करते हो। दुनिया का फेलियर इस तरीके से होता है, आप समझ लो जैसे इंस्टाग्राम का रील आज वायरल हो गया, 3 महीने में लोग भूल जाएंगे। बस इतना ही है लोगों की मेमोरी पावर, हम भूल जाते हैं। हर कोई हमारी आदत है, हम भूल जाते हैं। आपको याद है 6 महीना पहले कौन सा रील देखा? छोड़ो 6 मिनट, 48 घंटे पहले कौन सा रील देखा होगा इसका नाम सब हमें याद नहीं होगा। हमारी आदत है, मेमोरी ऐसी है, लेकिन खुद को याद रहता है कि हमने ये गलती करी थी आज से 4 साल पहले। 6 साल पहले जो मेरा स्टार्टअप डूबा, उसका रीजन एक ही था, मैंने अपने दोस्तों पे भरोसा करके डॉक्यूमेंट वर्क तैयार नहीं किया। पेपर वर्क होता है फाउंडर्स बनने के लिए, को फाउंडर एग्रीमेंट्स होते हैं, MOUs होते हैं, वो हमने नहीं तैयार किए। पेपर वर्क का गलती करा कि कंपनी स्टार्ट करी, स्टार्टअप था, हमने कंपनी शुरू करने से 2 दोस्तों के साथ मिलकर शुरू कर दी, 3 दोस्तों के साथ। हमने फाउंडर्स एग्रीमेंट साइन नहीं करा कि हम किस किस बेस पे काम करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करेंगे। उस चक्कर में क्या हुआ, जब कंपनी सक्सेस होने लगी, पेपर वर्क था नहीं, सबने अपने अपने हिस्से मांगने लगे अचानक से। कंपनी के पास बजट नहीं थी, कंपनी को डूबना पड़ा। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें होती है जो डुबा देती है, लेकिन क्या है, वहां से आपको फिर से बिल्ड करना होता है। देखो सक्सेस ना कोई माइलस्टोन नहीं है, कोई नहीं है।
मैं आपके प्रोफेसर से, क्योंकि मैं विकास जी को ज्यादा जानता हूँ एक तरह से देखा जाए, तो उनसे भी चाहूँ तो पूछ सकता हूँ, और वो भी इस बात को एग्री करेंगे। वह प्रोफेसर बन गए ये उनका माइलस्टोन कभी नहीं होगा। आज उनका माइलस्टोन है कि मेरे पास 50 ऐसे बच्चे हों जिनकी 50 कंपनियां और 50 कंपनियां मार्केट में से सक्सेस हो। एक टाइम उनका माइलस्टोन प्रोफेसर बनना था, अब नहीं है। अब है कि मेरे साथ 1000 बच्चे पास हो रहे हो, 1000 बच्चों का ऐसा रिजल्ट हो, उनका यहाँ प्लेसमेंट हो, उनकी ऐसी कंपनी हो। तो सेम सक्सेस कभी स्टॉपेज या माइलस्टोन तय करके नहीं आता कि आपने यहाँ से यहाँ का सफर कर तय कर लिया, आप सक्सेस हो। जो आईएएस भी बन जाते हैं उनका फिर रहता है एक अच्छी सोसाइटी बना पाए, एक अच्छा कुछ कर पाए। मैंने एक लेक्चर में कहा था कभी, 4 दिन पहले एलपीयू में मेरा लेक्चर था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मैंने बात कही थी कि किस स्टूडेंट ने पूछा था सर ब्लैक मनी व्हाइट मनी पे आप क्या कहेंगे, तो मैंने मतलब मजाकिया अंदाज में कहा था, ये मजाक के तौर पे रखा जाए। मैंने कहा देखो हम ना, मैं थोड़ा हिंदू घर से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा शुद्ध मठ के पुजारी हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ लक्ष्मी को माँ का दर्जा देते हैं, और माँ काली हो या गोरी वो माँ होती है, तो सेम टाइप टू लक्ष्मी जी। तो हमारे लिए पैसा काला हो चाहे गोरा हो, वो माँ का दर्जा प्राप्त है उसको, और माँ का कोई रंग नहीं होता है, तो हमें सब चलेगा। ठीक है। तो दैट्स लाइक एग्जांपल कि आप उसको पर्सनली बिजनेस में ब्लैक एंड व्हाइट मत कर दिए, बट एज ए एंटरप्रेन्योर वो हमारी सोच होती है। हम भी कई बार करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। जब हम अर्ली स्टेज में थे, हमने कई बार जीएसटी बचाने के लिए या फिर कई बार टैक्स बचाने के लिए बोला भैया कैश में डील कर या गुड्स पे डील कर, तो हमको ये सामान दे दो, हम ये दे। और मैं इसको बहुत 100% गलत नहीं मानता, ऐसे गवर्नमेंट भी कहती है कि आपको हिसाब देना है, टैक्स नहीं देना, अगर आपका बिजनेस नहीं हो रहा तो। अब हम हिसाब देते हैं, टैक्स कम देते हैं, ठीक है। बट दैट्स इज लाइक इनके मजाक क्या टोन था कि लक्ष्मी तो माँ होती है और माँ का कोई रंग नहीं होता है, काला गोरा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो एज ए स्टार्टअप फेलियर्स हमेशा आएंगे, और सक्सेस कोई स्टॉपेज या माइलस्टोन नहीं, ठीक है। आपको ये जर्नी शुरू से आखिर तक ही खुद तय करनी होगी, और ये तय करने का तरीका भी ऐसा ही होगा, ठीक है। आपको बार बार गिरना होगा, क्योंकि आप गिरोगे तो सीखोगे, मगर एक चीज याद रखना है ना, लाइफ हर बार खुद गिर के सीखना जरूरी नहीं है। दूसरों को देख लो कि हाँ आग में हाथ डालने से जल रहा है हाथ, तो आप अपना हाथ मत डालो, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेम गवर्नमेंट की बात में करें तो अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहूंगा हर चीज बिल पे करिए, अच्छा बिल लीजिए। देखिए आपको टैक्स नहीं पे करना है एज ए स्टार्टअप, 3 साल गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देती है, ठीक है। तो पेपर वर्क जरूर रखिए हर चीज का, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हर छोटे से छोटा, आप समोसा भी खाते हो ना, टेक का बिल, ठीक, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, भले कि पेपर का बिल। एक और गलती जो आज के समय स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं अर्ली स्टेज में, जब वो डिजाइन करते हैं चीजों को, उसमें अपनी सैलरी और अपना मेहनताना जोड़ना भूल जाते हैं, और बाद में फिर और जोड़ते भी तो डायरेक्ट जोड़ देते कि हम 1 लाख महीने की सैलरी लेंगे। नहीं, एज ए फाउंडर यू नॉट चार्ज टू योर कंपनी। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर्स, एज ए फाउंडर हम अपनी कंपनी पे चार्ज नहीं करते हैं, यू चार्ज फॉर योर पोस्ट। मैं अपनी कंपनी में सीएफओ का काम देख रहा हूं तो मैं उसके लिए चार्ज करूंगा, मैं अपनी कंपनी में सीईओ का काम देख रहा हूं तो मैं उसके लिए चार्ज करूंगा। एज ए सीईओ मैं अपनी कंपनी में कोलैबोरेशन देख रहा हूं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा बड़ा मार्केटिंग भी देख लेता हूं, क्वालिटी देखता रहता हूं, तो मैं जो पोस्ट का काम कर रहा हूं उस पोस्ट के लिए चार्ज करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं तो जब हम अपनी मार्केटिंग या फिनांस डेक बनाते हैं तो ये सेम गलतियां करते हैं फिनांस डेक बनाते वक्त। एज ए एंटरप्रेन्योर जो फेल होने का एक और रीजन बनता है हमारे लिए कि उन डेक्स में हम अपना पेमेंट नहीं जोड़ते। अब सिंपल सा एज ए फाउंडर मुझे भी 4 जगह जाना पड़ेगा, 4 लोगों से मिलना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो वहां ये बहुत जरूरी पार्ट होता है कि हम अपना खुद का भी सैलरी काउंट करें। लेकिन नॉट एज ए फाउंडर, नॉट एज ए डायरेक्टर, हमें काउंट करना चाहिए एज ए वर्क पोस्ट पर्सन। मतलब हम एज ए कंपनी में सीईओ काम कर रहे हैं, सीएमओ काम कर रहे हैं, सीएफओ काम कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली मार्केटिंग के बंदे हैं, तो उसके लिए चार्ज करें, ठीक है। तो 3 चीजें मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट बताई स्टार्टअप में फेल होने से बचने के लिए। पहला, सारे पेपर वर्क करने चाहिए। लाइक पेपर वर्क का मैं बेसिक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, वैसे लीगल का अगर साथ सेशन तो बताएंगे, बट मैं बेसिक बता देता हूँ। जब भी किसी के साथ मिलकर स्टार्टअप स्टार्ट करिए तो फर्स्ट पेपर वर्क दैट्स वी कॉल फाउंडर्स एंड को फाउंडर एग्रीमेंट, यानी मैं अपने कंपनी में किसी पर थर्ड पर्सन को बुला रहा हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर मैंने अपने कंपनी में किसी भी बंदे को पकड़ लिया कि भैया तुम चलो हमारे साथ काम, ठीक है। मैंने किसी को बोला ऐसा है आप चलिए, आपके मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, मैं आपको को फाउंडर की कुर्सी ऑफर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा इंजीनियर, मैं डिजाइन बना दूंगा, आप मार्केट करिए।
अब मैंने उस बंदे को XYZ को मार्केटिंग के लिए बुलाया है, तो हमको क्या करना है, पेपर वर्क तैयार करना है कि हमने आपको मार्केटिंग के लिए बुलाया है, तो आपका ये टारगेट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, इसके बदले में हम आपको कंपनी का इतना इक्विटी दे रहे हैं, इतना शेयर दे रहे हैं, और ये चीजें करने पे देंगे, अगर आप काम नहीं करो तो हम आपको हटा देंगे। द फर्स्ट पार्ट, टू साइन अ फाउंडर को फाउंडर एग्रीमेंट। सेकेंड पार्ट, ऑल डील्स कम विथ NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। हो सकता है मैंने XYZ को कोई और परसेंटेज डील किया हो, ABC को कुछ और किया हो, किसी थर्ड पर्सन को कोई और डील किया है, तो सेकेंड पेपर वर्क इज NDA विद एवरीवन, कि हमारे और आपके बीच में जो एग्रीमेंट है ये सिर्फ हमारे आपके बीच में है, ये किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं चलनी चाहिए, पहला। और सारे टाइप के पेपर, अगर मुझे लगता है मुझे इंक्यूबेशन लेना है तो उसका एग्रीमेंट, अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं तो जो जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उसका डॉक्यूमेंट, सारे पेपर वर्क जरूर कंप्लीट करिए। दूसरा, सेकेंड, जो भी काम करिए, मेक अ गुड बिल, पे योर टैक्सेस। और टैक्स पे करने से ऐसा नहीं कि आपको पेमेंट करना पड़ता है टैक्स, आप डाल सकते हैं कि हाँ इस साल हमने स्टार्टअप बनाया, मैं सिर्फ 2 लाख रुपए लॉस में गए, आप लॉस का भी हिसाब गवर्नमेंट को दो, आप प्रॉफिट का भी हिसाब दो। क्या है, जीरो अमाउंट और 2 लाख 4 लाख इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो गवर्नमेंट से DIPP सर्टिफिकेशन होता है, स्टार्टअप इंडिया से DIPP सर्टिफिकेशन, उसमें आपको 3 साल की टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो आप 3 साल का टैक्स बेनिफिट उठाइए, बट पेपर वर्क कंप्लीट रखिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इफ यू डिजाइन योर डेक, अगर अपना डेक डिजाइन कर रहे हैं फिनांस का, अपने काम की सैलरी भी ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं, फेलियर का जो बड़ा रीजन होता है स्टार्टअप्स के फेल होने का, उनको लगता है कि वो प्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टर रिप्लाई नहीं करता है, इन्वेस्टर फंड नहीं देता है, वो बार बार प्रेजेंट करते हैं और फंड नहीं आता। आप एक चीज समझो, इन्वेस्टर्स की कुर्सियां लिमिटेड है, ठीक है, कुछ लिमिटेड एक्टिव इन्वेस्टर और कई अधिक सारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ कंडीशंस क्या होती है कि आप सोचते हो तुरंत रिप्लाई कर, लेकिन सोचो, अगर एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ मैं अपना एग्जांपल दूं, आप विश्वास करोगे हर रोज मुझे 100 से ज्यादा मेल आते हैं, हर रोज। और मेरी एक मेल आईडी नहीं है, 5 से 6 मेल आईडी चलती है अलग, कुछ मैंने कंपनीज के लिए हाइड रखी है, कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए सिर्फ रखी है, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो यही होता है, ठीक है, कि इस एक इन्वेस्टर आपका जिस दिन डेक खोलेगा वो डेक बहुत नीचे जा चुका होगा, अब जब वो नीचे जा चुका होता है तो सेम ये चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि आपका आइडिया में दम नहीं है बोल के इन्वेस्टर रिप्लाई नहीं कर, आप आइडिया सक्सेस करो। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा एक स्टार्टअप है आईरिट्स LLP। दे स्टार्ट विद जीरो, दे अप्रोच मोर देन 200 इन्वेस्टर्स इन इंडिया, कोई भी उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। फिर वो मुझसे मिला, फिर प्रॉब्लम्स बताई, फिर हमने उसके बिजनेस को डिजाइन फिर से रीडिजाइन किया। आज उसकी करंट वैल्यू 312 या 314 करोड़ है, लास्ट उनका जो बिल सबमिट हुआ है। एंड कैन यू बिलीव कि इन्वेस्टर्स को फोन करते हैं कि भैया फंड ले लो, और वो बोलता है हमको फंड नहीं चाहिए, हम अपने लेवल पे सस्टेन है, हमको पैसा नहीं चाहिए। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो वर्क ऑन योर डेक, वर्क ऑन योर डिजाइन, इन 4 चीजों पे पहले काम करो, ठीक है, अपने डेक पे, अपने डिजाइन पे, पेपर वर्क पे, एग्रीमेंट्स पे, एंड सारे बिलिंग और प्रोसेस पे। एंड लास्ट पार्ट में बस जोड़ूंगा, अगर आप कुछ भी बना रहे हो और आप फेल हो रहे हो तो दिस इज अ गुड पार्ट फॉर यू, और ये साइन है सक्सेस होने का कि आप ट्राई कर रहे हो। आप मुड़ के देखना, जो ट्राई नहीं कर रहे वो आपको ताने मारते हैं। जैसे एक भैया है इंडियन आर्मी में, ठीक है, तो जब हम सब बैठे थे तो हमने डिस्कस किया था, हमने बोला कि भैया क्या कर रहे हो यार, आ जाओ बाहर, बहुत पैसे हैं, ये है वो है XYZ, और जान का खतरा, कहाँ पोस्टिंग पठानकोट इधर कश्मीर करके बैठे हुए। पता है, कहा तुम्हारे पास 1000 रीजन हो सकते हैं आर्मी में ना जाने का, मेरे पास एक रीजन है आर्मी में जाने का, कि आई लव माई कंट्री, दैट्स इट, खत्म। दैट्स द पार्ट, आई लव माई कंट्री टू, बट मैं देश को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा हूँ, बिजनेस कर बना रहा हूँ, जॉब क्रिएट कर रहा हूँ, वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ, टैक्स पे कर रहा हूँ, लेकिन हम दोनों के देश को सर्व करने का तरीका अलग है। एंड दैट्स द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आपका खुद का एक तरीका होगा जो आपको यूनिक बनाता है, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। मैं पूरा नहीं खींचूंगा, मैं चाहता हूं आप भी अपने Q&A बोलो, बट हाँ, ट्राई खूब करो, जितना फेल होगा उतना अच्छा, बट सिर्फ अपने फेलियर से मत ट्राई करो, सामने वाले के फेलियर से भी सीखते हुए आगे बढ़ो। एंड दैट्स द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि अब्दुल कलाम की भी रॉकेट अग्नि पहली बार में सक्सेस नहीं हुई थी, पहली बार वो भी फेल हुए थे, और न जाने कितनी बार फेल हुआ, चंद्रयान में हमारा मंगलयान भी फेल हुआ, ठीक है। दैट्स द पार्ट, हमें ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए, कंटिन्यू जितना प्रैक्टिस करोगे
आप प्राउडली बोल सकते हो कि हाँ ये हमारा इतना अटेम्प्ट था। देखो जब बल्ब बनाना तो उन्होंने कहा कि आई नो द 1000 वे टू डिजाइन अ बल्ब, ठीक है, मुझे 1000 तरीके पता है कि इस तरीके से तो बल्ब नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा। सेम आपको आपके बिजनेस का 1000 तरीके पता होने चाहिए कि हाँ इस तरीके से काम नहीं होगा, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो आप सभी के साथ जो इसे सुन रहे हैं, यू मोर वर्क ऑन योर फेलियर्स। फेल तभी होगे जब आप ट्राई करोगे, इसलिए ट्राई करो, इनिशिएट करो। आजादी भी हमें 1 साल में नहीं मिल गई थी पहली ट्राई में, हमने बहुत सारा ट्राई किया और बहुत लंबे समय तक ट्राई किया। सेम हम तभी आगे बढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप या डिजायर इवेंट तभी सक्सेस होगा जब इवेंट के बाद आप में से 10 आके सर को बोलो, विकास सर का सर खा जाओ कि सर ये भी करना, ये भी करना, आप मदद करो, आप मदद करो, ठीक है। तो दैट्स द पार्ट, आप वहीं से शुरू हो पाएंगे। या आप सभी के कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी पूछना चाहते हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, तो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। मुझे लगता है फिर वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके क्वेश्चंस आएंगे तो फिर वो फिर लेक्चर की तरफ चला जाएगा। या कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। सर स्टार्टअप्स के डॉक्यूमेंट्स के डिटेल को और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? ठीक है, जो अभी आपका क्वेश्चन है सृष्टि, तो एक ही आप समझो स्टार्टअप्स के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बेसिक अभी बता भी दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपके काम भी आ जाएगा। पहले तो आपको कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। आप अच्छा स्टार्टअप करना चाहते हो, यू मोर वर्क ऑन प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है, कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड। जब आप डिजाइन करते हो आप अच्छा एमओए बनाना, ठीक है, खुद से बनाना, सीए की वर्ड से मत बैठना, खुद डिजाइन करना, देन सीओ को दे देना ड्राफ्ट करने के लिए, आप अपने पॉइंट्स मेंशन कर देना। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की साइट्स पे जाके देख सकते हो। याद रखना मैं गवर्नमेंट कह रहा हूँ, प्राइवेट नहीं कह रहा हूँ। इंडिया में थोड़ा सा एक प्राइवेट का क्या है ना, मैं मतलब एंटी नहीं हूँ किसी का, बट प्राइवेट से दिक्कत क्या आती है, वो ना अपना दुकान बेचने लगेंगे जबरदस्ती आपको, ये भी कर लो वो भी कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ये कर देंगे, ये प्रॉब्लम ये सोल्यूशन, ठीक है। नॉर्मली जो आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए उन्होंने बता भी दिया। अगर आप खुद कर रहे हो तो ठीक है, 2-3 दोस्त हैं तो पहले तो आपको को फाउंडर फाउंडर एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, एमओयू करना पड़ता है, आपस में एनडीए करना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड होती है, ठीक है। आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए एमओए, एओए, डीएससी, डीआईएन, ये सारी बेसिक चीजें हैं, 7 से 10 हजार के अंदर हो जाती है, सारा पैसा नहीं लगता है, ठीक है, आप वहां से कर सकते हो। गवर्नमेंट की लीगल हेल्प ले सकते हो आप हमारी, मैं बोल दूंगा सर को, आप उसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, स्टार्टअप विद चंदन के नाम से लिंक्डइन पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको अपनी लीगल टीम से कनेक्ट करा दूंगा। दे नॉट चार्ज एनीथिंग, आपसे वो कोई चार्ज नहीं करेंगे, हमारा सारा चीज फ्री है, हम कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, इसके लिए बिल्कुल फ्री है। वो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट या सपोर्ट चाहिए तो हम आपको पूरा करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल बिंदास रहेगा, वी आर ओपन फॉर दिस। हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाने के लिए काम करते हैं, हमने पैसे खूब बनाए और हमारे पास पैसा बनाने के बहुत सारे जरिया हैं, ठीक है। तो इस सेक्टर में हम चार्ज नहीं करते, स्टार्टअप सेक्टर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, वो हमारी लीगल टीम आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प कर देगी, ठीक है। या कोई और क्वेश्चन, आप लिंक्डइन पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। सर बैंक से लोन के लिए मार्जिन मनी जरूरी है? मैं बैंक के सेक्टर का थोड़ा कम जानता हूँ, मैं इस पे राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़ा हूँ। बट अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो और आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड चाहिए, ठीक है, तो नहीं, मार्जिन मनी तब नहीं चाहिए होता, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप फंड उठाना चाहते हो तो आपके पास आइडिया अच्छा होना चाहिए। अगर आप गो टू मार्केट हो या मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हो तो कोई भी आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा विदाउट मार्जिन मनी, ठीक है। बैंक के बारे में मैं शायद सही पर्सन नहीं हूँ क्योंकि बैंक की पॉलिसी के बारे में उतना नहीं जानता, तो इसके लिए सॉरी। बट हाँ, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो और ये नीड फंड, कोई भी फंड चलेगा। कुछ टाइप के फंड होते हैं, मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। एक होता है प्री सीड फंड। प्री सीड फंड वो फंड होता है जब आपका आइडिया बिल्कुल बेस पे हो या आप कुछ डिजाइन कर रहे हैं। ज्यादातर प्री सीड फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ टाइम में स्टेट गवर्नमेंट, कुछ टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट प्री सीड फंड देती है। इसके बाद आता है सीड फंड। प्री सीड के जस्ट ऊपर सीड फंड, जब आपने अपने आइडिया का कुछ प्रोटोटाइप या कुछ ऐसा बना लिया तो आता है सीड फंड। सीड फंड अधिकतर एआईज देते हैं, एंजल इन्वेस्टर, और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट सुनेंगे सीड फंड स्कीम, आपने सुना होगा, दैट्स द पार्ट, वो सीड फंड प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली एक चीज आप समझ लीजिएगा इस चीज को कि प्री सीड फंड अधिकतर आज के समय में कहता हूं लोगों को अपने अपने दोस्तों से या परिवार से रेस करना चाहिए, लेकर डोनेशन टाइप, ठीक है। तो प्री सीड फंड हुआ, फिर सीड फंड हुआ। सीड फंड में आपका एंजल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट और कुछ लोकल और वो बॉडीज आ जाती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है
ग्रोथ फंड, कुछ लोग इसको वीसी फंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ फंड, जैसे अभी मैं अमरकंटक में बिजनेस कर रहा था, वो अच्छा बना, मैं उसको थोड़ा बाहर ले जा रहा हूँ। कई लोग ग्रोथ फंड को एक्सपेंड फंड भी कह देते हैं, इज अ पार्ट ऑफ वीसी फंडिंग। वीसी फंडिंग दो टाइप से होती है, कई बार इन्वेस्टर खुद पैसा लगाता है, कई बार थ्रू डिफरेंट फॉर्म, लाइक वी फाउंडर सर्कल, 100x वीसी, ईडीसी इंडिया जो मेरी कंपनी है, ऐसे कंपनियां दो चार इन्वेस्टर्स का पैसा मिला के आपके में पैसा डालती है, ठीक है। तो ये होता है फंड का। ग्रोथ फंड के बाद फिर आ जाता है स्केलिंग फंड, ये फंड वो फंड, फिर नाम है उसको आप सीरीज फंडिंग फिर बोल सकते हैं। ग्रोथ के बाद समझो सीरीज आ जाता है, यानी ए राउंड, बी राउंड, सी राउंड, डी राउंड, अब करते हुए जब तक फंडिंग करनी है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंडिंग के लिए। तो यहाँ आपको जो भी फंडिंग आप उठाते हो, ये फंडिंग आती है तीन तरीके से, तीन के आप तो चार तरीके भी होंगे, लोग अपने हिसाब से तरीके कई बार बनाते रहते हैं, ठीक है। पहला फंडिंग का सबसे इजी तरीका होता है जिसको हम कहते हैं इक्विटी बेस्ड फंडिंग। इक्विटी बेस्ड फंडिंग का मतलब होता है जब कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा डालता है, बदले में आपकी कंपनी का इक्विटी लेता है आपके ऑन द वैल्यूएशन। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आरबीएफ, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। मेरी कंपनी का इतना रेवेन्यू है तो हम इतना पैसा आपको देंगे, आपका इतना रेवेन्यू, आपके रेवेन्यूज के इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करके आरबीएफ करते हैं, दैट्स अ रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। तीसरा फंड जो होता है वो होता है डेब्ट बेस, यानी एनुअल 12% इंटरेस्ट भी हो सकता है। अच्छा इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर हो, 4% का एनुअल इंटरेस्ट भी आपको दे सकता है। कई बार गवर्नमेंट की कुछ डिवीजन है, सिडबी, एमएसएमई, ये भी 3 या 4% की इंटरेस्ट पे दे देती है, एनुअल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो ये होता है डेब्ट बेस्ड। और आजकल एक नया चल गया है, कुछ लोग उसको कन्वर्टेबल नोट बोलते हैं, कुछ सीसीडी वैल्यू बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम आज आपको फंड देंगे, लेकिन आप जब नेक्स्ट राउंड रेस करेंगे तो उसके बेस पे हम फंडिंग आपसे ग्रेप करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा फंडिंग का है, तो वहां मार्जिन मनी ऐसा कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं होता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप पूछोगे तो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि फिर वो लेक्चर्स मुझे थोड़ा, मैं पहले बात तो मैं थोड़ा टीचर नहीं हूं ना, तो मेरे साथ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। टीचर ना होने की कुछ बुराइयां होती है, हम ज्यादा बोल नहीं पाते हैं टाइम पे। वो पेशेंस नहीं होता ना बहुत देर तक बोलते रहने का। आप क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब देता हूँ भैया। कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं लास्ट 2 मिनट के आपको बस बेसिक बता दे रहा हूँ। आप स्टार्टअप कर रहे हो, दैट्स अ गुड पार्ट, बट जब भी आप इस इंडस्ट्री में आओ 3 साल का बैकअप लेके आना। आप बाद में फिर अपने प्रोफेसर को कहो या किसी मेंटोर को गाली दो, इससे अपने 3 साल की मेहनत लेके आना कि हम ये 3 साल 100% डेडिकेशन देना है। और याद रखना 100% का मतलब 100% होता 99.99 भी नहीं होता, मैं 100 बोल रहा हूँ, टूवर्ड्स टू रूट ऑफ सक्सेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे आपको समझना होगा। ये हमारी तरफ से। यस सर। आज इवन मैं भी, सीखना तो लाइफ का पार्ट है, बट आज मैं भी चंदन तिवारी जी से काफी कुछ सीखा। जैसे आपने आज बहुत अच्छा आंसर का वो बताया कि ऑडियंस की कौन ग्राहक है, एन फॉर नीड, एस फॉर सॉल्यूशन, डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू एच वर्ड जो आते हैं, व्हाट पेन वाई, और ई से एविडेंस और आर से रिमार्केबल। बहुत अच्छे ढंग से आपने, मतलब ये सभी युवाओं को मैं अभी कहना चाहूंगा, इवन जो भी अलग अलग क्लासरूम में हर जगह जो सुन रहे हैं, हमारे टीचर भी, कि रेपिडो बाइक के से अपना एक काम शुरू करके 5-6 करोड़ का एक ईयरली टर्नओवर पर काम करना, ये इस एज में कितने युवा दिख रहे हैं हमारे सामने। थोड़ा सा 5-6 करोड़ मेरा ईयरली नहीं, डेली का हम्म, डेली का। है। तो ये मतलब काफी, मैं बस क्षमा चाहूंगा, ये काफी आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये टर्नओवर है और कितना बड़ी पर्सनालिटी के रूप में वो सामने हैं अभी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने नौकरी, सीईओ सब ऑफर को, नौकरी का ऑफर ठुकराने के कारण ही, यदि नौकरी का ऑफर ले ले तो हम जैसे ही फिर प्रोफेसर ही बने रहते वो। और आपने सही कहा कि प्रोफेसर बनना कभी एम कुछ दूसरा था या इधर आ गए, बट अभी तो ये है कि
हम यदि स्टार्टअप या एमएसएमई को नहीं कर पाए तो हमने यूनिवर्सिटी में भी लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप कराया है। मैं चाहूंगा कि और भी जगह पे ये सब उपलब्धता रहे ऐसा करके, और आपका बहुत ही अच्छा ये मार्गदर्शन मिला इसमें, और ये बहुत ही अच्छा आपने एकदम विषय को बहुत ही बारीकी से, विदाउट पावर पॉइंट, विदाउट वीडियो, एकदम ऐसा लग रहा था कि सामने ही खड़े होकर कोई बता रहा है। बहुत ही अच्छे ढंग से विषय को रखा, और निश्चित तौर पे सभी छात्र और जो युवा साथी हैं या जो टीचर्स हैं, मैं खुद भी मोटिवेट हुआ हूँ कि बहुत अच्छी ढंग से आपने विषय को लिया है। एक निवेदन आपसे रहेगा कि आप अमरकंटक तो आए हैं विश्वविद्यालय, अब और भी आए, और लेकिन जब भी हमको ऑनलाइन ऐसा मोटिवेशन की बड़ी जरूरत पड़े, जैसे कुछ प्रोग्राम्स और भी होने हैं जिसमें मिनिस्टर्स वगैरह जुड़ेंगे, तो उसमें भी आप जुड़े। तो ये जो आपका जो एक क्योंकि खुद आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, आप खुद के करके दिखाए, आप एग्जाम्पल सेट हैं, आप सेट एग्जाम्पल हैं, आप खुद एंटरप्रेनर हैं इस एज में, और एक अच्छे टर्नओवर के साथ एंटरप्रेनर हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, और जो आप बता रहे हैं एकदम रियलिटी में बताए। और आपने सही बोला, फाउंडर एंड को फाउंडर का एग्रीमेंट शुरू में ही करा दिया जाए। एक मेरा भी प्रश्न था, जो सीड फंड ग्रांट जो गवर्नमेंट दे रही है, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है? यदि कुछ आइडिया हो तो इसमें जरा सा ध्यान करना चाहेंगे क्या? गवर्नमेंट का स्कीम है स्टार्टअप इंडिया में वाला। तो उसका पहला तो कंडीशन ये है कि आपका ये स्टार्टअप और डीआईपीपी अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, कुछ जगहों पे। दूसरा क्या है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स के पास आपकी फाइल आती है, और वो आपका स्टार्टअप 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब स्टार्टअप 2 साल से ज्यादा पहले का ना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका रीजन भी गवर्नमेंट ने इसलिए रखा क्योंकि कई स्टार्टअप जो 5-5 साल के हो गए ना, फंड के नाम पे अपने आप को जीरो दिखा के पहुंच जाते, तो नए लोगों को और नए स्टूडेंट्स को मौका मिल सके, इसलिए उन्होंने ये 2 साल का हर्डल रखा है कि आपका 2 साल ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एक और चीज फंड का, अगर आप फंड को लेना चाहते हो, क्राइटेरिया इतना, मेन क्राइटेरिया ये 2 है। जो जजिंग क्राइटेरिया है वो आती है इनोवेशन से शुरू, कि आपके आइडिया में कितना इनोवेशन है, और दूसरा आता है वो क्रिएशन से। क्रिएशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वेल्थ क्रिएशन, एक होता है जॉब क्रिएशन। तो आपके आइडिया में कितना क्रिएशन है, वेल्थ का भी और जॉब का भी, कितने लोग को आप जॉब दे पा रहे हैं, कितने लोग को करियर दे पा रहे हैं, कितने लोग इसे कर पा रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंडिंग का तरीका क्या है कि आपको सीड फंड स्कीम्स के थ्रू ही अप्लाई करना है। आप वहां से कॉलेज चूज कर सकते हो, मे भी शायद अभी आपका कॉलेज एलिजिबल ना हो उसके लिए। अगर आप 3 साल आपका इंक्यूबेशन सेंटर का है, 2 साल हो गया, तो आपके कॉलेज भी उसको सीड फंड स्कीम को अपने पास ले सकता है, ठीक है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अपने पास खुद का होता है, तो आप अपने स्टूडेंट्स का फिर अप्रूव कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी कॉलेज जिनका है 2 साल पुराना है, उनसे टाई अप भी कर सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स को जो स्टार्टअप, उनको फोकस करने के लिए पहला 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप गवर्नमेंट की स्टार्टअप क्राइटेरिया में आने चाहिए, यानी रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, यू मोर फोकस ऑन क्रिएशंस ऑफ इनोवेशन एंड जॉब एंड वेल्थ। यानी आइडिया एक जब भी आप प्रेजेंट करो, मैं एक चीज याद रखिए, जब भी आप प्रेजेंट करते हैं, कम विद द 12 पावर ऑफ स्लाइड बोलते हैं, 12 स्लाइड, ज्यादा स्लाइड मत रखिएगा, कंटेंट कम रखिए। कभी अगर दोबारा मौका मिला, मैं आपको बताऊंगा पिच डेक बनाते कैसे, एक इन्वेस्टर्स को खींचने वाली पिच डेक बनती कैसे। आजकल मैं आपको बोलूंगा स्पेशली सर, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे ब्रोकरों के हाथों में फंस जाते हैं, ये पिच डेक बनाने में पैसा बर्बाद कर देते हैं। प्लीज ये काम मत करिएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो रूरल एरिया से आते हैं, दे पे 10,000, 20,000, 30,000 टू डिजाइनिंग अ पिच डेक, कि इन्वेस्टर मिल जाएगा, और इसके चक्कर में बेवकूफ बन जाते हैं। आप म्यूट है शायद, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको थोड़ा देखिएगा कि अगर जरूरत है तो मैं बता दूंगा आपको कैसे बनाते हैं। प्लीज पैसे मत बर्बाद करिएगा, वो 10,000 आप अपनी मार्केटिंग में लगाइए, फंड स्कीम गवर्नमेंट का फायदा उठाइए। और गवर्नमेंट के फंड बहुत सारे हैं, किसी दिन बैठेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे कि एमएसएमई से फंड कैसे मिलता है, सिडबी कैसे फंड देता है, सीड फंड स्कीम का फंड का और इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। हम इन सब पे किसी दिन बैठते हैं फिर से, वी डिस्कस ऑन दिस, ठीक है, या एक दिन हम फुल डे लेते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं अमरकंटक में, ठीक है। जी जी। अच्छा सर, ये डीआईपीपी के लिए पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना रहेगा कि डायरेक्ट भी हो सकता है डीआईपीपी? नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड करना होगा। इस पे मैं 2 हाँ चीजें क्लियर कर लूं, आप हाँ बच्चों को एलएलपी मत बनाने दीजिएगा। हाँ। अधिकतर सीए क्या करते हैं, काम से बचने के लिए बोलते हैं एलएलपी करा लो, लेकिन हम्म, एलएलपी में होता क्या है कि इन्वेस्टर जब आपको इन्वेस्ट करेगा, मान लीजिए डीआईपीपी ने आपको दे दिया, पहले तो कंपनी रजिस्टर्ड होना जरूरी है डीआईपीपी के लिए, बिना रजिस्ट्रेशन के मिलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या, कि अगर गवर्नमेंट ने फंड दे दिया,
उस वक्त आपको प्राइवेट इन्वेस्टर से फंड चाहिए, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर आपको बड़ा फंड देता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, तो बदले में आपसे इक्विटी लेता है। एज ए गवर्नमेंट आप एलएलपी भी गवर्नमेंट आपको डीआईपीपी दे देगी, लेकिन फिर यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाता है, फिर आप उसको प्राइवेट लिमिटेड फिर कन्वर्ट कराना पड़ता है। उससे जब पहले प्राइवेट लिमिटेड है, ताकि इन्वेस्टर्स के लिए रास्ता खुला रहे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, वो ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, तो डीआईपीपी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। जी जी जी, नहीं ठीक है, ये बहुत अच्छा हो गया। ये 3 स्टेप भी क्लियर हो गया कि मतलब सीड ग्रांट के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा के एक डीआईपीपी ले लें, एंड देन 2 साल पुराना और नया रहेगा तो अच्छा, जैसे मान लीजिए 1 महीना 2 महीना पुराना है तब तो एप्लीकेबल है ना, एकदम नया ही है तो। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, ये बहुत ही अच्छा हो गया। डीआईपीपी का सभी स्टार्टअप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं डीआईपीपी के लिए इसलिए प्रेशर करता हूँ कि अगर आप डीआईपीपी बना लेते हो, ठीक है, जब आप डीआईपीपी ले लेते हो, किस दिन विकास जब ऐसा कर सकते हैं, वी मेक अ प्लान, हम एक फुल डे सेशन या वर्कशॉप कर सकते हैं जहाँ इन्हीं चीजों पे डॉक्यूमेंट वर्क पे काम कर लें। तो डीआईपीपी का प्रॉब्लम और फायदा समझिए, अगर आप स्टार्टअप हो और आपको डीआईपीपी मिल गया, तो अमेजोन आपको $5,000 देता है वेब होस्टिंग के लिए। कहाँ पूछो? 2 साल का आपका वेब होस्टिंग का पैसा बच गया। गूगल आपको $1,000 देता है, लीगल सपोर्ट गवर्नमेंट देती है। आप ये सारी चीजें फ्री हैं, ये $5,000 भी आपको फ्री मिल जाता है, अगर कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको डीआईपीपी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सर ये डीआईपीपी वाला बेनिफिट्स एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। आप लिख सकते हैं, अमेजोन की होस्टिंग है $5,000 की, ब्लू ओशियन की होस्टिंग है $1,000 की, लीगल सपोर्ट्स के लिए बहुत सारे कंपनियां हैं, पेयू मनी का पेमेंट गेटवे है 9 लाख रुपए का, ठीक है। आपको 3 साल का टैक्स एजेंशन बेनिफिट मिलता है अप्लाई करने पे, 3 साल तक आपको टैक्स का एजेंशन मिल जाएगा। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो, बहुत सारी चीजें, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुरंत काम आता है, क्योंकि आप स्टार्टअप हो, आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, आपको वो फ्री मिल जाएगा 2-3 साल के लिए, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप खुद से बनाना, डीआईपीपी के लिए भी आपको अपना पिच डेक बनाना होगा, खुद से बनाना, किसी को पैसे देके बर्बाद मत करना। मैं बड़ा इस चीज के खिलाफ रहता हूँ पैसे देने की, मुझे लगता है कि जो चीज आप सीख सकते हो वो आप कर सकते हो, किसी को पैसे दे के बनाओगे तो वो तुम्हारी आइडिया को तुमसे अच्छा जानता नहीं होगा, वो उतना ही बताएगा जिसको खुद पता हो, ठीक है। या बहुत ही अच्छा रहा। आपको सर फिजिकली यहाँ बुलाएंगे जब कार्यक्रम यहाँ सेट करके, और आपको अब आभासी नहीं भौतिक माध्यम से ही बताना रहेगा। और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जितनी आसान भाषा में जो युवा समझ सकते हैं उसी भाषा में आपने विषय को बहुत अच्छे ढंग से बताया। मेरी खुद भी कुछ जिज्ञासा थी, मैंने आपसे पूछ लिया, क्योंकि हम लोग बेसिकली प्रोफेसर टीचिंग लाइन में है, तो इस लाइन की जानकारी जितने अच्छे से मिल सके। और मैं इसी के साथ पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कुलपति जी, कुल सचिव, डीन ऑफ एकेडमिक्स, फैकल्टीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग क्लासरूम में उमरिया, शहडोल और जो अलग अलग कॉलेजेस हैं अपने मंडला डिंडौरी के, वहाँ से जुड़े प्रिंसिपल जो अपने क्लासरूम में प्रोजेक्टर पे हैं, मैं सबके तरफ से आपको हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ऐसी निवेदन भी करता हूँ कि आपका ऐसा साथ हमारे साथ बना रहे, और हम लोग स्वावलंबी भारत को लेकर के इस विषय पे काफी सचेतता के साथ काम कर रहे हैं, और चाहते हैं कि एक आउटकम, बेहतर आउटकम के रूप में, आप जान रहे हैं चूंकि आपका घुमा हुआ जगह है, प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है, वन औषधियां हैं, प्लस जो मोटे अनाज से रिलेटेड यहाँ पे बेल्ट हो सकते हैं, जैसे कोदो का बेल्ट है, तो उसको फ्लेक्स बना करके अलग अलग बहुत सारी योजनाएं हैं जिसपे युवा अपना इनोवेटिव आइडिया को पीओसी बना करके इनोवेशन इन्वेंशन देन इनोवेशन करके आ सकते हैं। तो इसमें आपका सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसी अपेक्षा के साथ आपको इस धरती से, वनवासियों की ओर से, सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।